हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ATP एग्जाम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण यानी समान हिंदी की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 2 तक अपलोड कर चुके हैं। तो इसमें दोस्तों 25 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट SSB टेट्समैन या CRPF या CISF या BSF की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किए हुए देर। और इसमें दोस्तों आपको लास्ट में आपको कितने क्वेश्चन सही हुए 25 में आपको एक बार कमेंट बॉक्स पर मेंशन जरूर करना है। हम देखेंगे आपका कितना स्कोर बन रहा है। जो ये आपको हिंदी के समान हिंदी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, तो दोस्तों ये विगत वर्षों यानी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको देखना है इसमें आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं। तो आपके सामने पहला विकल्प है शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो बेसिकली दोस्तों अगर बात की जाए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला को दोस्तों दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक आपका स्वर होता है और एक आपका व्यंजन होता है। तो चलो आपके इनके डिटेल से समझते हैं। आपको वर्ण आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वर्णमाला को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक आपका स्वर है और दूसरा आपका है व्यंजन। इस तरह टोटल अगर वर्णमाला की बात की जाए तो ये होते हैं दोस्तों 52 यानी 52 होते हैं, जिनमें से अगर बात की जाए कि आपके स्वर कितने होते हैं तो स्वर आपके होते हैं 11 और व्यंजन की अगर बात की जाए तो ये होते हैं आपके 41। और आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पर दिए कि हाथ स्वर कितने होते हैं और दीर्घ स्वर कितने होते हैं। और यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, उस व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, आगत व्यंजन भी 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर खुला मेंशन आप देख सकते हैं। यदि कुल स्वरों की बात की जाए तो कितने होते हैं 11 और व्यंजनों की अगर बात की जाए तो ये होते हैं 41 और टोटल वर्णमाला की अगर बात की जाए तो ये होते हैं आपके 52। आई होप कि आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। आपको बताना इनमें से कौन एक उपसर्ग रहित शब्द है। बेसिकली अगर बात की जाए दोस्तों उपसर्ग होते क्या हैं, जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ पर बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें बेसिकली उपसर्ग कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने पहला विकल्प है सुयोग, विदेश, दूसरा विकल्प है आपके सामने अत्यधिक और तीसरा विकल्प है आपके सामने सुरेश। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले विकल्प में सुयोग में आपका उपसर्ग सु है और विदेश में आपका उपसर्ग है बी, अत्यधिक में आपका उपसर्ग है अति, जबकि सुरेश में आपका कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों सु यदि हम अलग करते हैं और आपका रेस बचेगा तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसमें दोस्तों सुरेश एक उपसर्ग रहित शब्द है। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी चूज किए हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, किनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। अगर बात की जाए दोस्तों संधि को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है स्वर संधि, दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। तो आपके बताने कि इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। आपके सामने विकल्प है संयोग, दूसरा है मनोहर, तीसरा है नमस्कार और चौथा है पवन। तो अगर बात की दोस्तों संयोग में, अगर बात की संयोग में आपका कौन सी संधि है तो ये आपका व्यंजन संधि, जबकि मनोहर में आपके दोस्तों माना धन हर होगा तो इसका आपका होगा विसर्ग संधि और नमस्कार में भी आपकी विसर्ग संधि होगी, जबकि आपकी पवन में आपकी अयादि संधि है और अयादि संधि एक स्वर संधि का भाग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी चूज किए हैं पवन, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी में से कौन है। 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। 6 को बेसिकली आपको बताना है कि 6 कौन शुद्ध लिखा हुआ है। तो A, B, C, D। तो अगर इस क्वेश्चन का बात की जाए दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो 6 लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। आपके सामने विकल्प है गोपाल शरण सिंह नेपाली, दूसरा है नरेश मेहता, तीसरा है मैथिसन गुप्त और चौथा है धर्मवीर भारती। तो अगर भारत भारती की बात करें तो ये है दोस्तों मैथिसन गुप्त की काव्य रचना, यानी मैथिसन गुप्त द्वारा भारत भारती का वर्णन किया गया है। धर्मवीर की रचना की अगर बात की जाए तो इनकी आधे अधूरे इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। इनमें से कौन सा अलंकार है, यानी इसमें कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में। आपके सामने विकल्प है अनुप्रास, दूसरा विकल्प है श्लेष, तीसरा विकल्प है आपके सामने यमक, चौथा विकल्प है आपका उपमा।
तो अगर बात की जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर सी लगा रहे हैं यमक, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बेर का अलग अलग मतलब है। एक बेर का यहाँ पे मतलब है दोस्तों फल और दूसरे बेर का मतलब है यहाँ पे टाइम्स यानी समय से, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका यमक अलंकार। चलो हम यमक अलंकार के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाना चाहेंगे, तो स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा उदाहरण लिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। बेसिकली यहाँ पर एक सोना जो आया तो उसका अर्थ है दोस्तों धातु यानी सोना जो गोल्ड होता है उससे संबंधित है, और दूसरा सोना का मतलब यहाँ से है सोने से यानी स्लीपिंग से। तो दोनों का ही अलग अलग मतलब है और आय एक ही शब्द है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ भी आपका यमक अलंकार होगा। तो आई होप कि आपको यमक अलंकार समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है। आपके सामने विकल्प है उत्साह, दूसरा विकल्प है शोक, तीसरा विकल्प है हास, चौथा विकल्प है आपका रति। तो बेसिकली अगर बात की जाए रसों की संख्या टोटल भारत मुनि दोस्तों 9 मानी है, और भारत मुनि ने किस काव्य से रस को लिया गया, तो ये आपको लिया गया नाट्य शास्त्र से। और सिंगार रस का स्थायी भाव होता है विकल्प नंबर जो भी कैंडिडेट डी चूज करें तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 कि अगला क्वेश्चन है आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। बेसिकली दोस्तों ये UPSSC पेट में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा विवादित ये क्वेश्चन माना गया है कि आँख की किरकिरी का होता क्या है। पहला विकल्प है आपके सामने अप्रिय लगना, दूसरा विकल्प है धोखा देना, तीसरा विकल्प है आपके सामने बहुत कष्टदायक होना, और चौथा विकल्प है आपके सामने बहुत प्रिय होना। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से दोस्तों जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी लगा रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट है, और जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए लगा रहे हैं तो इसको भी आयोग की तरफ से करेक्ट माना गया है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बी, ए और सी जो भी कैंडिडेट लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। बेसिकली उसमें प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द है। आपके सामने विकल्प है वृक्ष, दूसरा विकल्प है आपका पुष्प, तीसरा विकल्प है आपका चंद्रमा, चौथा विकल्प है आपका सुधा। तो प्रसून बेसिकली दोस्तों ये पर्यायवाची होता है आपका वृक्ष का यानी पुष्प का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी। अगर पुष्प की और पर्यायवाची की अगर बात की जाए तो ये आपका होगा दोस्तों कुसुम आपका और सुमन। कुसुम और सुमन भी आपकी ये पुष्प की पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 कि चौराहा में कौन सा समास है। तो समास को बेसिकली दोस्तों 6 भाग हैं, उनमें से एक समास है आपका द्विगु समास, और द्विगु समास एक ऐसे समास होता है जिसका पहला अक्षर संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चौराहा में भी दोस्तों 4 आ रहा है और संख्यावाचक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी चूज किए होंगे तो उनको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बहुब्रीहि समास की बात की जाए तो इसमें दोस्तों दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरे की बात होती है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11 कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपको बताना कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पहला विकल्प है आपके सामने गुरुमुखी, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है देवनागरी, चौथा है आपके खड़ी बोली। तो अगर बात की जाए दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि कौन है, तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर सी लगा रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिंदी को बेसिकली देवनागरी में लिखी जाती है, जबकि पंजाबी के दोस्तों गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी लगाएं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 कि अंडे का शहजादा का अर्थ होता है। तो आपको बताना है बेसिकली दोस्तों ये मुहावरा है, आपको बताना कि अंडे के शहजादे का अर्थ का मतलब क्या होता है। कमज़ोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, या अनुभवी व्यक्ति, या अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा का मतलब होता है दोस्तों अनुभवहीन व्यक्ति। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी लगाएं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। आपको बताना कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है, वसुंधरा, माता, जननी, या वीर प्रसू। तो इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी चूज कर रहे हैं वीर प्रसू तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को वीर प्रसू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वाय वर्ण कितने हैं या कौन कौन से हैं। तो आपको बताना है कौन कौन से हैं। पहला विकल्प है आ बड़ा आ, दूसरा विकल्प है अंक और आहा, तीसरा विकल्प है छोटा ऊ बड़ा ऊ, चौथा विकल्प है छोटी ई बड़ी ई। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंक और आहा 2 अयोग वाय वर्ण होते हैं, तो आपको ये बेसिकली ये पता होना चाहिए। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
तो इस क्वेश्चन आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना है। मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि इससे पहले ही एक क्वेश्चन इससे ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। उपसर्ग बेसिकली किसी शब्द के आगे लगते हैं और उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 16 की विलोम शब्द आपको बताने कि गर्मियों का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है गर्मियों का विलोम शब्द क्या है, अंधकार, लघिमा या घृणा। और चौथा विकल्प है आपके सामने नीचता। तो गरिमा का विलोम शब्द होता है दोस्तों लघिमा, यानी आप जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज कर रहे हैं लघिमा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 17 की संबंध कारक चिन्ह हैं। बेसिकली कारक की अगर बात करें तो कारक की संख्या होती है दोस्तों 8, उनमें से एक कारक होता है संबंध कारक। तो संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर रा री रे लगा रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाए से कारक होता है दोस्तों, ये आपका उसका अपदान का और करण का के लिए आपका कारण होता है दोस्तों उसका अधिकरण के लिए, और ये में पर भी एक विभक्ति है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 18 कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोटी मानुष चून। इस प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है। तो बेसिकली दोस्तों इस में अगर बात की जाए इसमें किसका प्रयोग हुआ है, तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर ए लगा रहे हैं 2 तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाए इसमें दोस्तों किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। 2 एक ऐसी अर्धसमाक्तिक छंद है जिसमें दोस्तों पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 19 की श्री गणेश का विलोम शब्द है श्री राधा, श्री विनाश, इति श्री या इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का अर्थ होता है दोस्तों कोई काम स्टार्ट करना, और इसका विलोम होगा आपका इति श्री यानी किसी काम को अंत होना। तो विकल्प नंबर जो भी कैंडिडेट सी चूज करेंगे तो उनका बिल्कुल सही है इति श्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है कि पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। तो दंपति का शुद्ध रूप कौन सा है, तो आपको बताना है। 4 विकल्प में से आपके सामने विकल्प ए दिखाई दे रहा है दंपति, दूसरा भी है आपका दंपति, तीसरा है आपका दंपति और चौथा है आपका दंपत्ति। तो बेसिकली दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर सी लगा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। दंपति को हम ऐसे ही लिखते हैं न कि दंपत्ति। तो जो भी कैंडिडेट सी लगाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की गोदान किसकी कृति है। आपके सामने विकल्प है फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा विकल्प है प्रेमचंद, तीसरा विकल्प है अज्ञेय, चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो गोदान फेमस कृति है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की, यानी प्रेमचंद। प्रेमचंद का दोस्तों इनका बचपन का नाम आपका उपनाम धनपत राय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगर बात की जाए अज्ञेय की रचना की दोस्तों, अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर, और जयशंकर प्रसाद की रचना है फेमस दोस्तों कामायनी। तो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22 कि कौन सा शब्द बहुवचन है। आपको बताना है कौन सा शब्द बहुवचन है। आपके सामने विकल्प है माता, प्राण, लड़का या किताब। तो बेसिकली दोस्तों सदैव बहुवचन के रूप में रहने वाला एक शब्द है इसमें प्राण, तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपके इन चारों में से आपका प्राण बहुवचन शब्द है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका है 23 कि वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना है। वाक्य आपका क्या दिया है, बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, ये कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है इसमें कौन सी त्रुटि है, बड़ों की बातों को या आदर से सुनना चाहिए, या इनमें से कोई त्रुटि नहीं, या कोई त्रुटि नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों जब किसी की बात हम सुनते हैं तो उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, ना कि आदरपूर्वक सुनना चाहिए। तो इसलिए जो इसमें जो शब्द अलग है यानी गलत है, अशुद्ध है, तो वो है आपका आदर से, जिसकी जगह होना चाहिए आपको ध्यान से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कि किस रस को रसराज कहा जाता है। 3-4 रस में से दोस्तों किसे रसराज कहा जाता है, तो आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि सिंघार रस को बेसिकली दोस्तों रसराज कहा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर ए चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंघार रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों रति, और हास रस का स्थायी भाव होता है हास, और बी रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह, और शांत रस का स्थायी भाव होता है आपका निर्वेद। आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विनायक का पर्यायवाची है, मतलब विनायक किसका पर्यायवाची है, सुर का या पुत्र का या शत्रु का या गणेश का। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होगा। तो विनायक पर्यायवाची शब्द है आपका श्री गणेश या गणेश का। तो ये थे दोस्तों आपके 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के, और हमने ये टोटल आपको पार्ट 3 तक अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट अगला आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले दोस्तों हम इसमें जीके और जीएस के सीरीज कंटिन्यू रखे हैं, तो आप उन्हें इन वीडियो को एक बार वॉच जरूर करें, जिनका बीएसएसबी टेस्टमैन का रिटन एग्जाम या सीआरपीएफ या आईटीबीपी या बीएसएफ का एग्जाम लगा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।